इस लेक्चर में हम फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। हम इससे पहले मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स और बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो पढ़ चुके हैं। तो फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स भी बहुत सिमिलर हैं इन दोनों से। जो डिफरेंसेस हैं वो अभी हम देखते हैं कि वो क्या हैं। सबसे पहले फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स से पहले हम फर्मियंस के बारे में पढ़ते हैं। फर्मियंस जो हैं ये पार्टिकल्स होते हैं जिनका स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है वो हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बार होता है, यानी n प्लस हाफ इंटू एच बार। तो जिनका हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बार स्पिन एंगुलर मोमेंटम होते हैं वो सारे पार्टिकल्स जो होते हैं वो फर्मियंस होते हैं। अब फर्मियंस का जो वेव फंक्शन होता है वो एंटी सिमेट्रिक होता है, यानी अगर हम दो पार्टिकल्स की पोजीशन चेंज करते हैं तो उनका जो वेव फंक्शन है वो नेगेटिव साइन उसमें आ जाता है। तो ऐसे वेव फंक्शन को एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन कहते हैं। तो जितने भी फर्मियंस होते हैं उनका जो वेव फंक्शन होता है वो एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बेस के ऊपर के किसी भी एक गिवन क्वांटम स्टेट के अंदर एक की से ज़्यादा पार्टिकल्स चूँकि पाए नहीं जा सकते, तो इस वजह से जो फर्मियंस होते हैं वो किसी भी क्वांटम स्टेट के अंदर या तो एक सिंगल फर्मियन होगा या फिर कोई फर्मियन नहीं होगा और वो स्टेट जो है वो एम्प्टी होगी। तो इस तरह हमारे पास जो है एम्प्टी स्टेट्स भी होती हैं और अगर ऑक्यूपाइड स्टेट भी होती हैं। तो जो ऑक्यूपाइड स्टेट्स होती हैं उनमें भी जो ऑक्यूपेशन नंबर होता है वो जस्ट 1 होता है, यानी एक सिंगल फर्मियन उसमें पाया जा सकता है। अब एग्जांपल्स देखें अगर हम फर्मियंस की, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, पॉजिट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, माइक्रोमीजॉन्स एंड फोटॉन्स, सॉरी नो फोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये जो हैं फोटॉन्स फर्मियंस नहीं होते, ये गलती से ये मिस टाइप हुआ है। एंड न्यूट्रॉन्स एट्सेट्रा, तो ये सारे हमारे पास जो हैं वो क्या हैं, फर्मियंस हैं। अब फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स, सबसे पहले फर्मी ने जो है ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो थी ये स्टैटिस्टिक्स डेवलप की थी, फिर इसको जनरलाइज उसी तरह किया डायरेक्ट ने। तो इसलिए ये चूँकि इन दोनों का कंबाइन वर्क है तो इसलिए इसे फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। अब फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स कौन से पार्टिकल्स के ऊपर अप्लाई होती है? नंबर 1 वो फर्मियंस होने चाहिए। अब आइडेंटिकल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, हमें पता है कि जितने भी फर्मियंस होते हैं वो आइडेंटिकल भी होते हैं और इनडिस्टिंग्विशेबल भी होते हैं, क्वांटम पार्टिकल्स हैं ये। ओनली वन आर नो पार्टिकल कैन ऑक्यूपाई अ सिंगल सेल इन द फेज स्पेस, यानी अगर हम फेज स्पेस की बात करें तो उसके अंदर एक सिंगल सेल के अंदर या तो एक पार्टिकल होगा या कोई पार्टिकल, यानी वो एम्प्टी हो सकता है या उसके अंदर एक सिंगल पार्टिकल हो सकता है। अब चूंकि सिर्फ एक फेज स्पेस सेल के अंदर सिर्फ एक पार्टिकल हो सकता है, तो इसलिए जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं फेज स्पेस सेल्स लाजमी तौर पर उतने नंबर ऑफ पार्टिकल से ज़्यादा होने चाहिए। यानी अगर आपके पास जो है वो 5 पार्टिकल्स हैं तो आपके पास फेज स्पेस सेल्स जो हैं वो मिनिमम 5 होने चाहिए, मैक्सिमम 10, 15, 20, 100 ये सब हो सकते हैं। तो ये जस्ट नंबर्स जो हैं वो जस्ट एग्जांपल के लिए हैं। तो अब ऐसे पार्टिकल पर ये फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक अप्लाई होती है जिनका जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है वो हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बार होता है। अब कंस्ट्रेंट जो हैं, कंस्ट्रेंट वही हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो n कांस्टेंट होना चाहिए, टोटल एनर्जी जो है वो भी कांस्टेंट होनी चाहिए, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जैसे अगर हम एक एंसेंबल लें, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक एंसेंबल है। इस एंसेंबल के अंदर सिस्टम है, लेट्स सपोज हमारे पास ये मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं।
ठीक है, ये मैंने मुख्तलिफ सिस्टम बना दिए। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया एंड सो ऑन। ये कोई आई हो गया एंड सो ऑन, एंड में ये कोई के हो गया। इस तरह यहाँ पर भी जो है वो सिस्टम मौजूद हैं। अब हर एक सिस्टम को फर्दर डिवाइड किया गया है। फेस स्पेस का जब आपको पढ़ाया था तो आपको ज़हन में होगा कि स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट वॉल्यूम में हमने उसे डिवाइड किया। ठीक है, तो ये इसके सेल्स आ गए इस सिस्टम के अंदर। तो ये स्मॉलर से स्मॉलेस्ट, तो क्वांटम जो फेस स्पेस होती है उसके अंदर जो मिनिमम सेल होता है उसका वॉल्यूम जो होता है वो एच क्यूब होता है। तो ये जो फेस स्पेस सेल है इसका वॉल्यूम जो है वो एच क्यूब है। अब चूँकि ये फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स है तो वो इस एच क्यूब वॉल्यूम के अंदर ओनली वन पार्टिकल इज़ पॉसिबल। ठीक है, सिर्फ एक पार्टिकल हो सकता है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को चूँकि एप्लीकेबल है इसलिए एक सिंगल पार्टिकल हो सकता है, या वो सब सेल या फेस स्पेस का सब सेल जो है वो खाली हो सकता है। इन दोनों में से कोई एक जो है वो बात हो सकती है। तो अब आप देखें कि हमारे पास एक एंसेंबल था, उसके अंदर सिस्टम थे। हर सिस्टम के अंदर एक जो गिवन सिस्टम है, जैसे ये फर्स्ट है तो इसके अंदर n1 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे और इसके अंदर जो फेस स्पेस सेल्स हैं वो g1 होंगे, उनकी वैल्यू जो भी होगी। अगर हम किसी ith स्टेट को कंसीडर करें, जैसे ये वाली हमारी ith स्टेट है, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो ni होंगे और नंबर ऑफ सब सेल्स जो होंगे वो gi होंगे। क्लियर है? अब ये जो gi यहाँ पर तो फेस स्पेस सेल्स हैं, तो ये एनर्जी लेवल्स भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एनर्जी लेवल्स। gi जो है वो एनर्जी लेवल्स भी हो सकते हैं। अगर हम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी कर रहे हैं तो फिर वो एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं। gi एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं जिनके अंदर ni जो है वो हमने टोटल पार्टिकल जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। अब हमारे पास ये सिस्टम एक नहीं है, सिस्टम जो है वो हमारे पास जो है वो कैपिटल टोटल जो सिस्टम है वो हमारे पास 1 2 3 से के तक हैं। 1 2 3 से के तक हैं, ये देखें ना, 1 2 3 से के तक हैं ये हमारे पास सिस्टम। तो हर एक सिस्टम के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो ni और नंबर ऑफ जो सेल्स हैं वो gi हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसी एक सिस्टम के लिए जो है मल्टीप्लिसिटी देखेंगे और उसके बाद फिर हम उससे मल्टीप्लिसिटी को उस पूरे एंसेंबल के लिए जनरलाइज करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एनर्जी देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर एक सिस्टम के अंदर ni हैं तो i आपके पास जो टोटल सिस्टम है वो यानी i की वैल्यू जो है वो आपके पास 1 2 3 से k तक हो सकती है। तो आपके पास जो टोटल एक फर्स्ट सिस्टम है उसके अंदर n1 पार्टिकल हैं, सेकंड सिस्टम है उसके अंदर n2 हैं। तो अगर सिर्फ दो ही सिस्टम होंगे तो टोटल पार्टिकल्स कितने होंगे आपके पास, n1 प्लस n2। ये किसके इक्वल होंगे, ये दोनों ये कैपिटल N के इक्वल होंगे। अगर आपके पास सिस्टम के होंगे तो आपके पास समेशन आ जाएगा i इज़ इक्वल टू 1 टू k और ni इज़ इक्वल टू कैपिटल N। तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल और ये कांस्टेंट होंगे। इसी तरह अगर एक सिस्टम है ni, उसके अंदर पार्टिकल्स हैं और हर पार्टिकल की जो एवरेज एनर्जी है वो ui है, तो हर पार्टिकल के साथ उसकी एवरेज एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो वो एक पार्टिकल की एनर्जी आ जाएगी। तो अगर k पार्टिकल्स होंगे तो n ये मल्टीप्लाई होके ये एक सिस्टम के अंदर जो है वो एनर्जी आ जाएगी। फिर एक सिस्टम की हर सिस्टम की एनर्जी, चूँकि के सिस्टम है हमारे पास, तो अगर हम उनकी एनर्जी को सम करेंगे तो समेशन i इज़ इक्वल टू 1 टू k, ये आपके पास टोटल एनर्जी कैपिटल E आ जाएगी उस एंसेंबल की। अब ये हमारे पास चूँकि कंस्ट्रेंट हैं तो अब इसका ग्रेडियंट जो है वो ले लेंगे। तो ये ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू dni नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स है, क्योंकि हमने पार्टिकल्स की डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करना है तो ये dni की रिस्पेक्ट से होगा तो वो ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। इस साइड पर जो ni है वो dni हो जाएगा, तो ये हम उसका ग्रेडियंट लेंगे। तो ये ग्रेडियंट ऑफ फर्स्ट
डेल्टा G1 कह दिया, ग्रेडियंट ऑफ सेकंड कंस्ट्रेंट को डेल्टा G2 कह दिया मैंने। अब इसके लिए हमने मल्टीप्लिसिटी फंक्शन देखना है। मल्टीप्लिसिटी फंक्शन देखने के लिए कि देखिए मैंने स्टार्ट में कहा है कि एक सब सेल के अंदर सिर्फ एक पार्टिकल हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपके पास GI सेल्स हैं, सब सेल्स हैं, और आपने पहला पार्टिकल उसके अंदर जो है वो प्लेस करना है, तो GI नंबर ऑफ वेज हैं जिसमें आप इस पार्टिकल को प्लेस कर सकते हैं। यानी अगर आप एक बॉक्स लेते हैं, उसके अंदर ये अगर इतने बॉक्सेस बने हुए हैं 4 1 2 3 एंड 4, तो ये 5, तो ये 1 2 3 4 5, ये टोटल 20 बॉक्सेस हैं। तो अगर आपने एक पार्टिकल रखना है तो आप इन 20 बॉक्सेस में से किसी में भी पहला पार्टिकल कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। तो आपके पास 20 वेज होंगे पहले पार्टिकल को रखने के लिए। तो इसी तरह GI अगर लेवल्स हैं तो उसके अंदर पहला पार्टिकल रखने के लिए आपके पास GI वेज ही होंगे। चलें, अब आपने पहला पार्टिकल लेट्स सपोज इसमें पहले में ही रख दिया। अब एक ऑक्यूपाई हो गया, पीछे कितने बॉक्स रह गए? 19। तो अब आपने अगर सेकंड पार्टिकल रखना है, अब वो फर्स्ट वाले में नहीं जा सकता क्योंकि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कह रहा है आपने उसमें पार्टिकल नहीं रख सकते। तो अब सेकंड पार्टिकल को प्लेस करने के 19 वेज होंगे। अगर GI आपके पास एनर्जी स्टेट्स हैं जिसमें आपने पार्टिकल्स रखना है, एक पार्टिकल रख दिया है, सेकंड को अगर आपने रखना है तो उसके लिए नंबर ऑफ वेज जो होंगे GI-1 होंगे। इसी तरह थर्ड के लिए वो हो गया GI-2 एंड सो ऑन। तो अब ये देखें, ये आपके पास अगर मैं इसे जनरलाइज करूं तो ये GI फैक्टोरियल जो है वो आपके पास नंबर ऑफ वेज होंगे जिस वे से आप हर पार्टिकल को जो है वो प्लेस कर सकेंगे। अब अगर मैं इसको जनरलाइज करना चाहूँ तो वो मेरे पास क्या फार्मूला आएगा? वो फार्मूला आएगा GI फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय GI माइनस NI फैक्टोरियल इंटू NI फैक्टोरियल। चलें, अब मैं कहता हूँ मेरे पास G3 है, यानी 3 हमारे पास एनर्जी स्टेट्स हैं जिसके अंदर हमने 2 पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। यानी आपके पास जो है वो NI की वैल्यू जो है वो आपके पास 2 है, ठीक है। अब अगर आपने जो पहला पार्टिकल प्लेस करना है 3 में, तो ये 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय NI 3 है तो ये 3 फैक्टोरियल, सॉरी NI आपके पास 2 है तो ये 2 फैक्टोरियल इंटू GI 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। अब अगर आप इसे सॉल्व करें तो ये ऊपर 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो ये 2 से 2 कट गया, यानी 3 वेज होंगे। अब इसको हम एक दूसरे तरीके से देखते हैं। लेट्स सपोज कि आपके पास 3 एनर्जी लेवल्स हैं, E1 E2 एंड E3। इसके अंदर आपने 2 पार्टिकल प्लेस करने हैं तो आपके पास 3 वेज होंगे। यानी आप एक एनर्जी लेवल में 2 पार्टिकल्स नहीं रख सकते। अगर आप पहले में एक पार्टिकल रखेंगे, दूसरे में दूसरा रखेंगे, तो तीसरा आपको खाली रखना पड़ेगा। अगर आप पहले और तीसरे में रखते हैं तो आपको दूसरा खाली रखना पड़ेगा। अगर आप तीसरे और दूसरे में रखते हैं तो आपको पहला खाली करना पड़ेगा। यानी आपके पास 3 ही वेज हैं जिससे आप इसको अरेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है। तो इट मीन्स कि हम इस वैल्यू को किसी एक सिस्टम के लिए जनरलाइज कर सकते हैं, इस फार्मूले को। लेकिन हमारे पास सिस्टम तो एक नहीं है, हमारे पास तो सिस्टम के सिस्टम है, यानी आई की वैल्यू 1 2 3 अप टू के है। तो हमने एक सिस्टम के लिए ये फार्मूला आ जाएगा, जैसे फर्स्ट के लिए आ जाएगा तो G1 ओवर N1 फैक्टोरियल G1 माइनस N1 फैक्टोरियल। सेकंड सिस्टम के लिए आ जाएगा G2 फैक्टोरियल
डिवाइडेड बाय n2 फैक्टोरियल g2 माइनस n2 फैक्टोरियल, थर्ड वाले के लिए एंड सो ऑन, हर एक के लिए आएगा। तो ये सारे जब आपस में इसकी हर सिस्टम की मल्टीप्लिसिटी जो होगी वो आपस में हम उसका प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमारे पास टोटल मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी। तो प्रोडक्ट हमारे पास चूँकि के सिस्टम्स का है तो हम ये पाई जो है सिंबल यूज़ करेंगे, i इज़ इक्वल टू 1 to k, और उसके साथ ये फार्मूला आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये मल्टीप्लिसिटी का फार्मूला आ गया। आगे हमने जस्ट मैथ अप्लाई करना है और फिर हमने उस पर स्टिरलिंग मैथ के अंदर हमने उसको नेचुरल लॉगरिथम लेना है, फिर उसके ऊपर स्टिरलिंग अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई करनी है, फिर उसके ऊपर लेग्रांज मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड मल्टीप्लायर को अप्लाई करना है और फिर हमने सिंप्लीफाई करना है। चलें, सबसे पहले हम नेचुरल लॉगरिथम इसका लेते हैं। ये जब आएगा तो ये प्रोडक्ट का साइन समेशन से चेंज हो जाएगा। अब जो ये फिक्टोरियल हैं इसके ऊपर आपने स्टिरलिंग अप्रॉक्सीमेशन लगा देनी है, तो इसके ऊपर स्टिरलिंग अप्रॉक्सीमेशन लगाएं, ये सेकंड वन के ऊपर भी, थर्ड वन के ऊपर भी, इन तीनों के ऊपर 1 2 3 आप स्टिरलिंग अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे तो आपके पास जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। चलें, अब हम इसको स्टिरलिंग अप्रॉक्सीमेशन लगाई, इसको आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। मैं अब यहाँ पर सारी स्टिरलिंग अप्रॉक्सीमेशन नहीं करूँगा। तो हमारे पास जो फंक्शन आ जाएगा वो जी आई एल एन जी आई एन आई एल एन आई जी आई माइनस एन आई एल एन जी आई माइनस एन आई, ये आ जाएगा। अब इस फंक्शन का आपने फर्दर ग्रेडियंट ले लेना है। जब आप इसका ग्रेडियंट लेंगे, ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू आपने चूँकि एन आई लेना है, ये चूँकि हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, आपने इसका जब ग्रेडियंट लेना है ताकि इसके ऊपर लेग्रांज मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड मल्टीप्लायर जो है वो अप्लाई कर सकें, तो विद रिस्पेक्ट टू एन आई चूँकि आपने लेना है तो ये जी आई और एन आई ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका ग्रेडियंट जो है विद रिस्पेक्ट टू एन आई ज़ीरो होगा। इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसके ऊपर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब यहाँ पर आपने ये साइंस का ख्याल रखना है, ये माइनस साइन है तो इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके माइनस साइन को उससे मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड वन के ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना है, तो आप उसे सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास जो है वो ये जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी। चलें इसे कर लेते हैं। आप एन माइनस साइन बाहर है, मैं सेकंड टर्म और थर्ड टर्म का करता हूँ, तो ये आ जाएगा एन आई एल एन आई माइनस एन आई फैक्टोरियल, फिर माइनस के साथ इसके ऊपर आप लगाएंगे ये जी आई माइनस एन आई एल एन जी आई माइनस एन आई माइनस जी आई माइनस एन आई, ठीक है। अब अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, जब इसका जब ग्रेडियंट लेंगे, ओ सॉरी, ये तो मैं स्टिरलिंग अप्रॉक्सीमेशन इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, आपने इसके ऊपर ग्रेडियंट करना है। हमारी चूँकि लेक्चर लंबा ना हो जाए, चले ये मैथ आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। इसके ऊपर आपने जो है इसका ग्रेडियंट लेना है, स्टिरलिंग अप्रॉक्सीमेशन में अप्लाई करने, तो आपके पास ये सिंप्लीफाई होकर फार्मूला आ जाएगा। अब इस फार्मूला को ये चूँकि आपके पास डेल्टा एफ है, ठीक है, डेल्टा एफ आपके पास है ये, तो इसके अंदर आप कंस्ट्रेंट को अल्फ़ा से और बीटा से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। इसमें से डी एन आई जो है वो इंडिपेंडेंट है तो सोल्यूशन रखता है, तो इसलिए आपके पास ये टर्म जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी। इसमें से दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो ये ई की पावर अल्फ़ा प्लस बीटा यू आई आ जाएगी, जी आई माइनस एन आई ओवर एन आई आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये जी आई ओवर एन आई माइनस वन इज़ इक्वल टू दिस आ जाएगी, माइनस वन दूसरी साइड पर प्लस हो जाएगा और आपके पास जो ये है फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ जाएगा। इसमें अगर मैं बीटा की वैल्यू पुट करता हूँ तो ये जो कि बीटा इज़ इक्वल टू 1 ओवर के बी टी है वैल्यूज़ की, वो अगर मैं पुट करता हूँ तो एन आई इज़ इक्वल टू जी आई ओवर ई की पावर अल्फ़ा इंटू ई की पावर यू आई ओवर के बी टी प्लस वन।
तो अब अगर आप इसे देखें, ये फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स का जो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्रेशन आया है ये बोज आइंस्टाइन एक्सप्रेशन से मिलता जुलता है। बोज आइंस्टाइन एक्सप्रेशन में यहाँ पर माइनस साइन है और फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स के अंदर यहाँ पर प्लस साइन है। यानी जिन पार्टिकल्स के ऊपर हमने अप्लाई किया है इनके ऊपर, यानी उसके ऊपर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी एप्लीकेबल है और उनके जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बार है। तो हमने जब ये कंडीशन लेके अपनी इसकी डेरिवेशंस की तो हमें पता चला कि हमारे पास यहाँ पर +1 आएगा -1 की जगह। तो ये तो था आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ फर्मियंस अकॉर्डिंग टू फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा।